नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया। लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड में 13 नवंबर और महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। So friends, now we come to Maharashtra and Jharkhand, जहां पर अब उत्सव का समय है। हाल ही में हमने झारखंड और महाराष्ट्र में विजिट की थी और वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज, डीओज, एसपीज, आईजीज, कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसी सबके साथ बैठक की थी और पूरे व्यवस्था को समझा और उसका रिव्यू किया था। So before we come to the schedule, let me share some basic information about these two states with you. Total districts in Maharashtra 36 with 288 assembly constituencies, of which 234 are general and scheduled tribes constituencies 25 and SC constituencies 29. Term of the assembly of the Maharashtra is ending on 26 November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores. 4.97 crores male and 4.66 crores फीमेल वोटर्स। यंग वोटर्स की संख्या जिसपे काफी जोर दिया गया था एसएसआर में 1.85 करोड़ और उसमें से 20.93 lakhs are first time voters of 18 to 19 age group. If we tell you about the polling stations in Maharashtra, there are total 1,186 polling stations and at 52,789 locations. Urban being 42,604 and rural being 57,582. इस बार भी हम पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे, विमेन मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे महाराष्ट्र में भी। मॉडल पीएसएस की संख्या 530 रहेगी। अगर झारखंड में की चर्चा करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 24, टोटल असेंबलीज 81, जिसमें से जनरल 44, एसटीज 28 एंड एससीज 9। झारखंड की असेंबली का टर्म 5 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो रहा है और अगर झारखंड में इलेक्टर्स की बात करें तो 2.6 करोड़ वोटर्स, जिसमें 1.29 करोड़ फीमेल एंड 1.31 करोड़ मेल। First time voters between 18 to 19 years are 11.84 lakh and 66.84 young voters in Jharkhand also. In the number of centenarian voters is 1,706 and 3.67 lakhs PWD voters plus 1.14 lakh voters are of the age of 85 and plus in Jharkhand. If I give you an overview of polling stations in Jharkhand, पूरे polling stations की संख्या होगी 29,562 और जो कि 20,221 लोकेशंस पर फैले हुए होंगे। अर्बन संख्या वहां कम है 5,042 और रूरल परिवेश ज्यादा है, इसलिए रूरल बूथ्स की संख्या होगी 24,520। यहां पर भी विमेन मैनेज्ड बूथ्स, यूथ मैनेज्ड बूथ, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ्स बनाए जाएंगे। एवरेज वोटर्स की संख्या पर बूथ इज 881। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, कमीशन का उनको एनरोल करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए बहुत एम्फेसिस है। महाराष्ट्र में 3 पीवीटीजीज हैं, कटकरी, कोलम एंड मारियागौंड, और झारखंड में 8 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी आबादी 1.78 लाख है
उसमें असुर, बिरोर, मालपाड़िया, पहाड़िया, सौर्या, पहाड़िया, बिरजिया, कोवार एंड सावर, इन सबका लगभग 100% एनरोलमेंट इलेक्टोरल रोल में किया गया है। सभी डीओज ये कोशिश करेंगे कि जो भी बूथ्स इनके यहां बने वो बहुत सहज इनके ही परिवेश में बने और इस तरह की स्वीप एक्टिविटी करें कि वो सबके सब अधिकतर मात्रा में अपने मतों का प्रयोग कर सके। बाई इलेक्शंस ऑल्सो, बाई इलेक्शंस वी हैव 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll. वहीं चुनाव आयोग के ऐलान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है। आइए सुनाते हैं किसने क्या कहा। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी, हरियाणा की तरह, और आप देखेंगे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। देखिए, एग्जिट पोल आप लोगों का है, ये आप बताओगे। सभी सीटों पर 9 सीटों पर घोषणा हुई है, सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 से लेकर अब तक बहुत शानदार काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ा है। आपने अभी हरियाणा में देखा, तरह तरह के दुष्प्रचार किए गए, लोग सफल नहीं हुए। आप देखेंगे कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, पहले जो 2019 में चुनाव हुए थे उससे 1 महीने पूर्व इस 2024 में चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो हम पूरी तरह तैयार हैं। जो हमारी तैयारी है, निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने काम किया है, उससे ये हम समझते हैं कि 13 और 20 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लेंगे, क्योंकि जो सरकार ने किया है निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह है और उत्साह के मद्देनजर वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी और जो हम चाहते हैं कि एक झारखंड को नए झारखंड के रूप में देखे, वो आपको दिखाई देगा। महाराष्ट्र और झारखंड जीतेंगे, हमारा गठबंधन जीतेगा दोनों जगह, क्योंकि हमने कुछ हरियाणा से सबक लिया है और सावधानी बरतेंगे और मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। जहां हम मिल करके लड़ रहे हैं, ये सबका कहना है कि वहां जीत हो रही है, तो महाराष्ट्र भी हम जीतेंगे निश्चित तौर पर और झारखंड भी जीतेंगे और उत्तराखंड भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन भी जीतेंगे और ये सब बाई इलेक्शन भी कांग्रेस की झोली में जाएंगे। ख्याल से जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र को एक दिन में किया है, तो झारखंड में भी महाराष्ट्र से तो छोटा झारखंड है, वो तो दुगना तिगना है झारखंड का। इनको फर्स्ट फेज 13 नवंबर जो रखा है, 1 से 8 से कर सकते थे। यहाँ कोई ऐसा उग्रवाद और नक्सलवाद का भी नहीं है। कम से कम हेमंत सरकार आने के बाद जो है ये सब चीज शांति में है। तो अदरवाइज हम लोग चुनाव घोषणा एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितना जल्दी हुआ उतना ठीक, लेकिन झारखंड के लिए 2 फेज करके समय जो है वो हाथ पैर हम लोग का बांधने का काम किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है? जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही है। क्यों नहीं करा रही है उपचुनाव? बाकी जगहों पे आपने 9 उपचुनाव कर दिए और याद रखिए 9 की 9 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। आज इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा इलेक्शन और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा की। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा की घोषणा इस वजह से नहीं की गई क्योंकि वहां पे मेरे द्वारा एक याचिका फाइल की गई इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाई कोर्ट में। मेरे क्लाइंट गोरखनाथ जो वहां से एक विधायक भी रह चुके हैं और इलेक्शन पिटीशन हमने गोरखनाथ के द्वारा फाइल की थी, जिसमें हमने ये मांग की थी कि जो अवधेश प्रसाद जी जो अब सांसद बन चुके हैं,
उनके द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो बिल्कुल फॉर्ज है, फैब्रिकेटेड है। कि हमारे पास मोदी जी की सरकार है 2029 तक, अभी सरकार हमारे पास है, अगली सरकार अगर आती है तो डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता को विकास दे सकती है, महाराष्ट्र को देश का क्रमांक 1 का राज्य कर सकती है। इसलिए डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में चाहिए, ये हम जनता को बताएंगे, जनता में जाएंगे, जनता में वोटों का कर्जा मांगेंगे। सरकार पुनः कैसे बने इसका हथकंडा वर्तमान सरकार अपना रही है, जिसका अब समय आ गया है चुनाव घोषणा के बाद ये सरकार अब अपना उल्टी गिनती शुरू हो गई। घबराई हुई सरकार जिसने सिर्फ सत्ता के बल पे, केंद्र की सत्ता के बल पे सिर्फ केंद्र सरकार का काम किया, वो जानती है कि अब वो उनका आखिरी पड़ाव है, वो जाने वाली है। 4 दिन की उनकी चांदनी जो है काली रात आने वाली है और महाराष्ट्र वासी उनके दिन दिखाने वाले हैं। तो हम सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द चुनाव। कांग्रेस की तैयारी तो निश्चित तौर पे है। हम लोगों तो ऑलरेडी एक राउंड जो सीट हम लोग लड़े थे उन सीटों पे हम लोग काम कर चुके हैं। अब रहा गठबंधन का सवाल। अब हमको लगता है कि तो गठबंधन की बैठक जितना जल्दी हो सकता है हम लोग करेंगे आज कल में। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। डीजे बजाया तो दंगे, और ये ना तो कोई पहली घटना है और शायद ये आखिरी भी नहीं होने वाली, लेकिन हर त्योहार पर ऐसी खबर का आना चिंता का विषय है और हम संवेदनशील मुद्दे पर सियासत ना की जाए, ऐसा होना भी संभव नहीं है। जी हां, आलम यह है कि किसी के घर का चिराग बुझ गया है तो वही सियासी आग में घी डाली जा रहा है। इन सब के बीच मृतक राम गोपाल मिश्रा के मां बाप और पत्नी ने सीएम योगी से मुलाकात की, सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए खास रिपोर्ट। देश का दुर्भाग्य है कि हर मसले पर सियासत की जाती है। किसी बूढ़े माँ बाप का सहारा चला गया, मात्र 6 महीने में ही किसी की मांग सुनी हो गई। प्रशासन की नाकामी की सजा जनता को अपने जान गंवाकर चुकानी पड़ रही है, लेकिन इन सब पर सियासी बयानबाजी आग में घी की तरह काम कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को इस बात की चिंता सता रही है कि आखिरकार डीजे पर बज क्या रहा था। जी, डीजे पर गाना कौन सा बज रहा था? अखिलेश ये सवाल उठाते हैं। कोई इस हिंसा पर उपचुनाव का रंग देने का काम कर रहा है तो कोई इस हिंसा पर सीएम योगी से इस्तीफा तक मांग रहा है। जमकर हिंसा पर सियासत हावी हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक परिवार से मुलाकात की, संवेदना दी और दुख बांटने की कोशिश की। बहराइच जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए 22 साल के युवक के परिजनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मुलाकात की। पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचा। पीड़ित परिवार और मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात के दौरान महसी से विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री से मिलकर मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी के सामने पीड़ित माँ बाप फूट फूट कर रोने लगे। नौजवान बेटे को खोने का दर्द और गम से जूझ रहे माँ बाप की आंखों में आंसू देखकर योगी आदित्यनाथ से रहा नहीं गया। मृतक राम गोपाल की पत्नी, माँ और पिता ने मुलाकात के बीच इंसाफ की गुहार लगाई और कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। परिवार ने यह भी कहा कि यह हिंसा प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई। तो साफ साफ परिवार बोल पड़ा कि प्रशासन की नाकामी ने उनका चिराग छीन लिया। पुलिस प्रशासन की नाकामी से ही बहराइच में हिंसा भड़की। प्रतिमा विसर्जन के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नाकाफी थे। हिंसा होने का कोई भी इनपुट नहीं था, यानी LIU फेलियर। हैरानी की बात यह है कि सोमवार को दूसरे दिन भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने में अफसर नाकाम साबित हुए। इसलिए दूसरे दिन भी बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। पूरे मामले में पुलिस का खुफिया तंत्र फेल रहा। पूरे घटनाक्रम में ADG जोन से लेकर IG और SSP बहराइच सवालों के घेरे में है। बहरहाल इस मामले पर सियासत खूब हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर है। वहीं सवाल ये भी कि क्या ऐसे मुद्दे पर सियासत करना क्या वाजिब है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पहले दूरसंचार मानक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन 15 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के साथ होगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बार भारत मड़प्पन में आयोजित की जाएगी। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़े तकनीक के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। सुनिए और क्या कहा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश और दुनिया के आप सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ITU के साथियों का भी विशेष स्वागत करता हूं। आपने WTSA के लिए पहली बार भारत चुना है। मैं आपका आभारी भी हूं और आपकी सराहना भी करता हूं। साथियों, आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ यानी 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं, भारत जहां 95 करोड़ यानी 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, भारत जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है, वहां ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड और फ्यूचर पर चर्चा ग्लोबल गुड का भी माध्यम बनेगी। फ्रेंड्स, WTSA और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का एक साथ होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। WTSA का लक्ष्य ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम करना है, वहीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बड़ी भूमिका सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए आज का ये आयोजन स्टैंडर्ड्स और सर्विसेज दोनों को एक ही मंच पर ले आया है। आज भारत क्वालिटी सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। हम अपने स्टैंडर्ड्स पर भी विशेष बल दे रहे हैं। एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले। फ्रेंड्स, हमारे यहां फोन तब तक सस्ते नहीं हो सकते थे जब तक हम भारत में ही उनको मैन्युफैक्चरर न करते। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आज 200 से ज्यादा है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। अब हम चिप से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक दुनिया को कंप्लीट मेड इन इंडिया फोन देने में जुटे हैं। हम भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर भी
बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लखनऊ के इको गार्डन में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। जिले भर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कल लखनऊ में इकट्ठा हुए। बता दें, आंगनवाड़ी कर्मचारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर इको गार्डन में धरना देते हुए नजर आए। आंगनवाड़ी कर्मचारी एजुकेटर भर्ती को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। पेंशन और शासकीय कर्मचारी के बराबर दर्जे की मांग की जा रही है। आंगनवाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में धरना दिया गया। मांगे न पूरी होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। इंदु वर्मा समेत आंगनवाड़ी के कई संगठन धरने में शामिल हुए। खबर सहरसा से है, जहां सलखुआ प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा की राशि नहीं मिलने पर सैकड़ों की संख्या में लोग सलखुआ प्रखंड कार्यालय पहुंचकर हंगामा करने लगे। कबीरा लानी, सामर खुर्द, चानन पंचायत के दर्जनों लोग बाढ़ से विस्थापित हो चुके हैं, बावजूद इन्हें सरकारी सहायता नहीं पहुंचाई जा रही। हंगामा कर रहे लोगों का कहना है कि जीआर सूची के नाम रहने के बावजूद बाढ़ से विस्थापित दर्जनों परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया। जीआर की राशि बाढ़ पीड़ितों के खाते में भेजने के लिए बिचौलियों के माध्यम से उगाही करने में कर्मचारी लगे हुए हैं। बाढ़ में जिस लाभुक का परिवार का घर बह गया, पानी चल गया था, कई दिनों से घर में खाना का व्यवस्था, जीआर सूची में जो सरकार की तरफ से लाभ दिया गया है वह बहुत ऐसा लाभुक है महादलित परिवार में और अति पिछड़ा परिवार का क्षेत्र है। कबीरा पंचायत है, चानन पंचायत है, सामर खुर्द है, अलानी है। इस सभी को क्या कहते हैं लाभ से वंचित किया गया है, महादलित परिवार को और अति पिछड़ा परिवार को। और इसमें बिचौलिया के तहत 1000 रुपया पर लाभुक लेकर नाम को जोड़ा गया है राजस्व कर्मचारी के द्वारा। अंचलाधिकारी जब साइन करके फॉर्म पर दे दिया, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं राजस्व कर्मचारी के द्वारा नाम छाटा गया है। और हमने जिलाधिकारी को, आज जिला पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं कि इस पे उचित कार्रवाई हो और उच्च स्तरीय जांच हो। जीआर सूची में नाम भी है, उसमें भी पैसा नहीं। खबर मुरादाबाद से है, जहां पथराव की घटना को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना को अंजाम देने वाले 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। बता दें कि जुआ खेलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। पथराव को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। थाना कटघर के गुलाबबाड़ी क्षेत्र में जुए खेलने के और जुए के पैसे के विवाद में 2 आपस में जो लोग जुआ खेल रहे थे उनके बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा के बाद एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके। इसमें सूचना के बाद हम लोगों ने तत्काल वहां जाकर के मौके का मुआयना किया, सब कुछ देखा, जानकारी प्राप्त की और ये हुआ कि ये जो लड़के थे जिन लोगों के बीच में आपस में विवाद हुआ था, ये सब आपस में जुआ खेल रहे थे और उसी पैसे को लेकर के, पैसे के लेन देन को लेकर के इन लोगों में विवाद हुआ। हमने तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत किया। इनफैक्ट उसमें कोई भी किसी पक्ष से कोई तहरीर नहीं दे रहा था। हम लोगों ने इसमें आवश्यकता अनुसार पुलिस के तरफ से मुकदमा कायम कराया है और इसमें 8 लोग नामजद थे, बाकी अन्य लोग इसमें अज्ञात थे। इसमें से हम लोगों ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा है। बाकी अन्य लोगों के लिए प्रयास जारी है और जो भी साक्ष्य है, साक्ष्य के हिसाब से इसका फिर निस्तारण किया जाए। हरदोई में सीएचसी में दवाई लेने आए युवक को लोगों ने बिना किसी वजह के पीट दिया। कई लोगों ने मिलकर युवक के साथ मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के जालौन चौराहे पर एक लड़की को गोली मार दी गई। गोली लगने से घायल लड़की को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। लड़की की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने लड़की को मिनी पीजीआई सैफई रेफर कर दिया। परिजनों से बात की जा रही है, लड़की को आखिर गोली क्यों मारी गई। परिजन से तहरीर प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है और शीघ्र ही मामले का खुलासा किया जाएगा। कोतवाली थाना अंतर्गत जनपद औरैया में एक 19 वर्षीय लड़की को
उसके जानने वाले रामजी सोनी द्वारा जालौन चौराहे पर लगभग 8:30 बजे गोली मारी गई है। तत्काल मौके पर जिला अस्पताल लाया गया, जहां बेहतर उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। परिजनों से वार्ता कर कारणों की जांच की जा रही है, किन कारणों से उसे गोली मारी गई, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। लड़की अभी यहाँ डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए सैफई भेजा है, यद्यप अभी कंडीशन उसकी स्टेबल है और वहाँ पहुँचने के बाद ही स्थिति क्लियर पता चल पाएगी। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां विधायक पिटाई कांड को लेकर सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि लखीमपुर खीरी में हुए विधायक पिटाई कांड में 4 लोगों को पार्टी से बर्खास्त किया गया है। इसमें पूर्व सभापति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पुष्पा सिंह के पति, संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह, अनिल यादव, पार्टी उपाध्यक्ष ज्योति शुक्ला और पूर्व पदाधिकारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन 4 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।